जयपुर राइट्स का मंच सर्व धर्म के लोगों से सजा। पहलगाम के शहीदों के बच्चों और उनकी वीरांगनाओं के हित में होगा काम। सभ्य समाज के लिए शिक्षा का होना मुख्य। जेकब रोड स्थित एक क्लब में सर्व धर्म व सर्व समाज के लोगों को लेकर जयपुर राइट्स जयपुर के अमन पसंद लोगों के बैनर तले मंच को सजाया गया। मंच पर धर्म गुरुओं के अलावा प्रशासनिक अधिकारी, जज, पुलिस के आला अधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार, एडवोकेट, नगर पालिका चेयरपर्सन के अलावा जयपुर के कई संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। शुरुआत में कुरान की तिलावत एडवोकेट जहीरुल्लाह खान ने की, बाइबल का पाठ फादर विजय पॉल ने और सिख गुरु ग्रंथ का पाठ सरदार मनमोहन सिंह ने किया। आयोजक फैसल बदरुद्दीन ने कहा कि जयपुर राइट्स का बैनर तले सबसे पहले पहलगाम के शहीदों के बच्चों और वीरांगनाओं की सहायता की जाएगी और स्टूडेंट्स की शिक्षा, स्वरोजगार, अमन शांति के लिए और नशा मुक्ति के साथ मरीजों के अलावा अन्य शोबों में काम करेगा। शुक्रिया फाउंडेशन की फाउंडर डॉक्टर नीलोफर ने कहा कि ये शुरुआत है। जयपुर राइट्स समाज में जितनी भलाई के काम है करेगा और बुराइयों को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करेगा। जज सुशीला नागर ने कहा कि हर संस्था अलग अलग काम कर रही है, मगर जिस नज़रिए से जयपुर राइट्स मैदान में आई है बेहतरीन है। शहीदों की वीरांगनाओं के हित में काम कर रही है, उसके लिए तारीफ बनती है। डॉक्टर हबीबुर रहमान नियाजी ने कहा कि जिस कॉज को लेकर काम करने का अज़्म किया है इससे सभी को जुड़ना चाहिए। भादरा नगर पालिका की चेयरपर्सन मुस्कान कुरैशी ने युवाओं को जुड़ने का आह्वान किया। रिटायर्ड कलेक्टर पीसी बेरवाल ने कहा कि शिक्षा होना मकसद नहीं, शिक्षित होकर समाज को शिक्षित बनाना ज़रूरी है। एडीसीपी मुस्तफ़ा अली जैदी ने कहा कि शहर में अमन पसंद लोगों की तादाद ज़्यादा है, बुराइयों को रोकने का सभी का फ़र्ज़ है। नईम कुरैशी ने कहा कि संस्था जिस मकसद को लेकर काम कर रही है बहुत आला चाहिए। मोहित जैन ने कहा कि मीडिया बुराई को रोकने के लिए करने वालों को माइलेज देना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार भी वही काम किया। सूर्यकांत ने कहा जुडिशरी की होने की वजह से उन्होंने अपील की कि चाह रहे हैं उनका सहयोग में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। इनके अलावा सवाल जवाब के लिए पीआरओ मोहित जैन, वरिष्ठ पत्रकार राशि बिश्नोई ने सभी के जवाब दिए। इस मौके पर फिल्म प्रोड्यूसर नवीन श्रीवास्तव ने भी फिल्मों के बारे में बताया कि इस दौर में इस तरीके की फिल्म बननी चाहिए जिससे कि आपसी भाईचारा बना रहे। सभी का शुक्रिया अदा किया डॉक्टर नीलोफर और ऐमन खान ने। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। का मालिक है, अर्रहमान अर्रहीम, वो रहमान है, वो रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन चलाया। तो उनका यही मकसद था। उन्होंने एक ही बात कही, मानस की जात सब है। के लिए भी हम लोग ये जिम्मा उठाते हैं कि उनकी जो फर्दर स्टडीज़ है आफ्टर स्कूल, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं। तो be with us, join us, support us, bless us, stay with us. And finally, I need to read few lines. The war will end, the leaders will shake hands. The old man will keep waiting for her martyred son, that girl will wait for her beloved husband, and those children will wait for the heroic father. I don't know who sold our motherland, but अमन पसंद ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे और नेक काज के लिए हम लोगों को मौका फराहम कराया और हमें यहाँ हाज़िरी का मौका दिया। मैं इनको फैसल बदरुद्दीन साहब को और नीलोफर मैडम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने वक्त की एक अहम ज़रूरत को समझा और जयपुर राइट्स का यहाँ ये इफ्तिताई प्रोग्राम रखा। और उनके जो
पॉइंट्स हैं मेन, वो उन्होंने ये बताया कि बेवाओं को और एजुकेशन और अमन, जयपुर का अमन, तो ये तीनों चीज़ें आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे हमारा समाज कितना भी सभ्य हो जाए, कितना भी तहजीब याफ्ता हो जाए, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी बेवाओं के लिए, विडोज़ के लिए वो मुकाम नहीं है जो होना चाहिए। आज से 70 साल पहले मुंशी प्रेमचंद ने नावल लिखा था बेवा। उसमें बेवाओं की स्थिति बताई थी कि किस तरह से उन पे जुल्म होते हैं और किस तरह से उनके साथ समाज और उनके घर वाले बर्ताव करते हैं। तो ये इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये सब चीज़ें उसी वक्त हो सकती हैं जो इसका दूसरा पॉइंट है एजुकेशन। जब हमारे अंदर एजुकेशन ही नहीं हो, कि सामाजिक प्राणी है और जो शिक्षा है ये भी एक सामाजिक प्रक्रिया है। यूं कहें कि जिस दिन आदमी गर्भ में आ जाता है या जिस दिन पैदा होता है, तभी से उसकी एक एजुकेशन, भले ही वो माँ के माध्यम से कहें, और जब परिवार में आ जाता है तो परिवार के माध्यम से कहें, शुरुआत होती है। जो टीचिंग की हमारी व्यवस्था है वो एक अलग चीज़ है, जिसको हम शिक्षण व्यवस्था कहते हैं, जिसमें हमारी स्कूल्स होती हैं, पाठ्यक्रम होता है, हमें डिग्री मिलती है। लेकिन एजुकेशन इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट इस मायने में है कि एक तो ये कोई ग्रेजुएट हो गया कि पोस्ट ग्रेजुएट हो गया कि सेकेंडरी हो गया, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी एजुकेशन पूर्ण हो गई। या जिंदगी के आखिरी सांस तक हमारी एजुकेशन चलती है, और इसी एजुकेशन के माध्यम से व्यक्ति का जो संपूर्ण सर्वांगीण विकास करने की ये प्रक्रिया है। अब उसमें सब कुछ आ जाता है, मानसिक भी आ जाता है, शारीरिक भी आ जाता है, नैतिक गुण भी आ जाते हैं, अनुशासन भी आ जाता है, हृदय की भावनाएं भी आ जाती हैं, बुद्धि की तर्क शक्ति भी आ जाती है। ये बातें अगर हमने नहीं सीखी तो आप ये मानिए कि जो आपने डिग्री ली है वो किसी जॉब के लिए लिए, लेकिन आप एजुकेटेड सोसाइटी के लिए जो आपकी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, सामाजिक चेतना, वो पूरी नहीं हुई है। और जब तक हमारी सामाजिक चेतना जगे नहीं और सामूहिक कलेक्टिवनेस, सहयोग की भावना हमारे में नहीं हो, ना ये समाज सकता, न परिवार चल सकता, न देश चल सकता, न दुनिया। दंगे तो मैं जब धर्मगुरुओं को सुन रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि दंगे होने ही क्यों है। यदि हम धर्म को जान जाए, यदि हम डिसिप्लिन लाइफ जिए तो दंगे होने क्यों है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि समाज में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, गाँव में समुदाय के नाम पे दंगे होते जा रहे हैं। ऐसे कलेक्टर साहब ने बहुत सारे दंगे देखे होंगे और रोके भी होंगे। यूँ तो देखा जाए जुडिशरी का दंगों में या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा रोल होता नहीं है, क्योंकि जुडिशरी के पास तो केस आता है सबसे लास्ट में, और जुडिशरी तो जब कंसर्निंग पुलिस स्टेशन पे केस जाता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको रूल्स के अकॉर्डिंग जो है पाबंद कर देते हैं, उसके बाद कभी कोई उनकी अपील या उस रूप में आता है। तो मेरा भी दंगे को मतलब डिफाइन करने का एक तरीका है कि जब भी कभी अनलॉफुल असेंबली, भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वो कानून व्यवस्था को तोड़ती है, तो उसी को कानूनी भाषा में दंगा कहा जाता है। और दंगे का जब भी कभी दंगा हो तो दंगे के जैसे ही हो तो दंगे में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ का कोई कानून नहीं होता, भीड़ की कोई सोच नहीं होती। तो ऐसे टाइम पे भीड़ को रोकने के लिए कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में तुरंत जाके FIR दर्ज करवाएं, ताकि आगे कोई हिंसा या कोई भी वो ऐसा रूप ना धारण कर ले। इसके अलावा मतलब जुडिशरी में भी केस होते हैं दंगे के लिए, यदि आते हैं तो उनका भी ट्रायल पूरी तरह से होता है। और सभी लोगों ने इतने विस्तृत रूप से बताया, तो मैं ये कहती हूँ कि हमारा जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना में
बताया हुआ कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, सेकुलर स्टेट है, सेकुलर देश है यहाँ पे। और लेकिन ये भी नहीं कि किसी धर्म को राज्य नहीं मानता, राज्य सब धर्मों को मानता है, सब धर्मों की समान रूप से जो है पालना करना, समान रूप से सभी धर्मों का आदर करने का सिखाता है। और वैसे तो मैं कहती हूँ कि सभी धर्म गुरुओं ने और कलेक्टर साहब ने, बाकी सभी लोगों ने इतने विस्तृत रूप से सब कुछ बता दिया है, तो बहुत कुछ बचा नहीं है। अगेन मैं नीलोफर जी को और को सबको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे अवसर दिया, सम्मान दिया, बुलाया। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। So first of all, I'd like to start with like being a political leader, let's say. At present, as a working chairman, what I have understood is people do mistake political leaders, because at present, if I look at the condition or the conflicts going on in India, if a person would hear about politics, not political leaders, let's say, politics or political leaders, they do have a negative aspect in their mind. But then it is just not about the negative aspect in politics. There are such people who come forward using politics. We follow different political parties, but then here is where the political parties take the charge. They educate us about our rights and responsibilities, because when there is some conflict going on, it is our duty to maintain the peace and harmony, following any choice of your political party which you would like to follow. At the end, I'd just like to say that a responsible political party, like let's say if we talk about the ruling party, the opposition party, they play a role of a watchdog, where they do take care about how the ruling political party is serving the people of India. And you know, this check and balance system is essential for maintaining law, order and peace. And now let's come back to जो उन्होंने बोला young chairman or this thing. If I talk about the youth, the युवा, being a chairman at a very young age, it is quite difficult. But then I just like to say you all कि आज का भारत एक युवा देश है, हमारी जनसंख्या। हम सिर्फ उन डिफरेंसेस को ही क्यों देखते हैं भाई? हम जैसे शादी यहाँ होती है वो शायद अरब में नहीं होती, उसमें सिर्फ एक निकाह और एक फेरे अलग कर लो, बाकी रस्में तो वही मेहंदी की रस्में है, वही सारी चीज़ें रस्में हैं। तो हम जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं उसको क्यों एलिब्रेट करना चाहते हैं? अगर हम अपनी तहजीब को देखें तो बिस्मिल्लाह खां जो है, उन्होंने जब बताया था कि जब उन्होंने शहनाई बजानी शुरू करी तो उनके जो मामा थे, मामू जो थे उनके, तो वो रात को उनको एक मंदिर में छोड़ देते थे। जब उनकी तामील पूरी होती थी तो उस मंदिर के अंदर उनको शहनाई बजानी होती थी, और वहाँ उनको जो दिखेगा, यानी उनको जो वहाँ पर एहसासात होंगे वो किसी को बयान नहीं किए जाएंगे, और फिर जब वो सुबह बजा के निकलेंगे तब उनकी तामील पूरी होगी। तो वो बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई बजाएंगे, और वही जब मुहर्रम होगा तो सबसे आगे वो मातमी धुन बजाते हुए शहनाई की चलते हैं। ये हमारी तहजीब, चाहे हम किसी भी रंग में देख लें, हम म्यूज़िक में देख लें, हम सब जगह देख लें, तो उसमें कोई फ़र्क तो है नहीं। यहाँ तक कि जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हमने शहादतें दी, यहाँ इंडिपेंडेंस की बात हुई, तो कोई फ़िरक़े वाराना चीज़ ऐसी थी नहीं कि जिससे कि हम ये कहें कि एक दूसरे के तरफ नफ़रत। और वैसे भी सन ऑफ द सॉइल, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दे आर सन ऑफ द सॉइल। आप शेखावटी में जाएंगे तो वही बोली, वही खान पान, वही रस्म व रिवाज मिलेंगे। आप राजस्थान में कितनी जगह चले जाएं, आपको मेवात में जाएंगे, मैं तो सभी जगह करीब करीब काम किया है, आपको एक जैसे लोग मिलते हैं। अब डिफरेंसेस की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस तो घर में ही होते हैं। जो सबसे ज़्यादा मुकदमे होते हैं वो भाइयों में होते हैं, जो सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं प्रॉपर्टी के होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो अगर अब हम डिफरेंसेस की बात करने लगते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं। अब हमें हमारा जो बेसिक जो मुद्दा क्या होता है वो होता है कि हम अमन शांति से रहें, जिससे कि एजुकेशन है, हमारी रोज़गार है, इस पे हम फोकस कर सकें। अब पॉलिटिक्स On the stage, Mr. Vishal Suryakant. Sir, please be here on the dais and please convey how we in Jaipurites. क्या किया जा सकता है, इस पे बहुत बातें विस्तार से हो सकती हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है।
जब मैं बैठा था मेरे दिमाग में ये सोच आ रही थी कि क्या किस तरह से चीज़ों को रखा जाएगा। आप सोचिए थोड़ा सा कि ऊपर वाले ने हमको बिल्कुल अनजान बनाकर भेजा है। जब हम आए तो हमें हमारे पास में लिबास क्या होगा, हमारी भाषा क्या होगी, हमारा मजहब क्या होगा, हमारे संस्कार क्या होंगे, और यहाँ तक कि हमारे पिता कौन है ये भी पहचान हमारी माँ ने हमसे कराया। और सियासत को ये तो नफरत ही परोसेगी, घर चल माँ कभी सेवैया कभी लड्डू परोसेगी। स्थितियाँ बदली नहीं है दोस्तों। 1999 में कारगिल हुआ था, तब मैं कॉलेज के दिनों में था और चंद पंक्तियाँ, 2 पंक्तियाँ लिखी थी, वो बहुत मौजू हैं आज भी, बस उसी को मैं जिक्र करना चाहता हूँ। मैंने लिखा कि जब पूरे मुल्क में स्थितियाँ बिगड़ती हैं तब ऊपर वाला याद आता है, और ऊपर वाला सबको अपने नज़रिए से याद आता है। तो उन्हीं पंक्तियों को लेते हुए कि मेरे देश को संभालो मेरे ईसा अल्लाह राम, गिरते इंसानों को लो अपने हाथों थाम, चारों ओर फैला रहा दुशासन तूफान। दुशासन एक प्रतीक है नारी के खिलाफ अत्याचार का। वो हर धर्म में, जहाँ भी नारियों का अपमान होगा दुशासन का नाम आएगा। कि चारों ओर फैला रहा दुशासन तूफान, इंसान को दे तो इंसानियत का पैगाम, मेरे देश को संभालो मेरे ईसा अल्लाह। उस वक्त की कहानी थी कारगिल की, कि बट रहे देश में गीता कुरान बाइबल, बट रहे देश में गीता कुरान बाइबल, सीमा पर हो रहा इसलिए आज कारगिल, भाईचारा हो गया है आंखों से ओझल, बाबरी अयोध्या हम मान बैठे मंजिल। क्यों चुप है वेद उपनिषद कुरान, मेरे देश को संभालो मेरे ईसा अल्लाह। इन पंक्तियों में मुझे लगता है कि सारी चीज़ें वो समाई हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और इस तरह के मंच हैं वो बहुत सिमट कि अमन के लिए आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारी तादाद मुख्तसर बहुत कम हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरा सूबा राजस्थान, पूरा स्टेट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। उलमाए दीन भी यहाँ बैठे हैं, सोशलिस्ट भी बैठे हैं, जर्नलिस्ट भी यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं। हमारा पैगाम अमन का पैगाम है। कुरान की पहली सूरत सूरह फातिहा के अंदर कहा गया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो पूरे आलम का देखिए, हम जयपुराइट्स की खुशनसीबी है, एक कोमल सी प्यारी सी गुड़िया जो निजामत कर रही है, ये बच्ची। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जगह जाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में भी और बैरून में भी, लेकिन निजामत जो कंडक्ट इस बच्ची ने किया है वो काबिल तारीफ है। और इस डायस पे इतने बड़े बड़े लोग, जर्नलिस्ट के बादशाह भी बैठे हैं यहाँ लोग, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं और आवाम हैं। हम सब दुआएं दें इस बच्ची को, ये जयपुर का ही नहीं बल्कि हमारे अजीम मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगी गुड़िया। इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसका एक्सेंट, इनके जो वोकैबुलरी, शब्दावली इतनी प्यारी है कि गुड़िया तुम्हारे लिए दुआ है कि खूब तरक्की करो और अपने मुल्क और वालिदैन का नाम रोशन करो। बहुत बहुत शुक्रिया। लॉ डिपार्टमेंट से आप अपनी सेवाएं दे सकते हो। तो घर परिवार संभालते हुए महिलाएं न्याय डिपार्टमेंट में विभिन्न रूप से अपनी सेवाएं दे सकती है, और जिसमें चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या है? अगर आप चुनौती मानोगे तो आपके लिए मुश्किल है, और अगर इसको आप एंजॉय करते हुए या अपने जीवन का पार्ट समझते हुए, या जिस तरह से हम महिलाएं घर को घर चलाती हैं उसी तरह से न्याय को समझते हुए हम अपने साथी, बच्चे, महिलाएं जो सबसे कमजोर तबका माना जाता है उनकी मदद कर सकते हैं। और उसके लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, सिर्फ लॉ की डिग्री होनी चाहिए। बाकी ज्ञान तो हमने खुदा से अपने आप ही लिया है। खुदा ने जब औरत को पैदा किया, न्याय उसके एक पत्ते के एक अगन में भरा है, और जिसका इतिहास गवाह है। चाणक्य, जिनको इतिहास में सर्वोपरि माना जाता है, जो कि एक राजा को बनाने में और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन चाणक्य को किसने बनाया? उनकी मां ने। तो क्या है न्याय? न्याय कैसे करना है, कहां से करना है और कहां तक करना है, और किसको किस हिसाब तक ले जाना है, वो एक औरत से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। और जब उसको न्याय की डिग्री, लॉ की डिग्री मिल जाती है, तो ये बिल्कुल वेरीफाई कर देती है कि लेडीज न्याय डिपार्टमेंट में 0 से लेके 100 तक वो सारे काम कर सकती है।
जो 100 पुरुष मिलकर भी नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ और इसी दुआओं के साथ, कि अमन चैन के साथ जो मुहिम डॉक्टर नीलोफर साहब ने और मेरे भाई इस्माइल साहिब ने चलाई है, और बाकी मेरे सम्मानीय जो सामने बैठे हैं कोहिनूर हैं, चला रहे हैं, और हम सबका उसमें भागीदारी रहेगी और इंशाअल्लाह ये अमन चैन बना रहेगा। जैसा जयपुर हमारा कल था, आज है और अगले 100 वर्षों तक रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ मंच पे बैठे सभी लोगों ने बहुत बात करी है अमन की, शांति की, और चाहते भी हैं। तो अब मुझे वो लोग ढूंढने कि लड़ते कौन है फिर। अगर सभी लोग ये चाहते हैं कि हमें प्यार से रहना है, तो फिर लड़ता कौन है? धर्म के नाम पे फिर लड़ता कौन है? यहाँ मैंने जितने लोग बुलाए थे वो सभी आए, उन सबका मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। डाइस पे जितने लोग बैठे सभी का थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे आए। बाकी जितने मेरे ऑडियंस हैं उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, वो अपने काम से आए और बहुत टाइम निकाला मेरे लिए। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी खासियत इसकी रही है कि इसने अपने लिए एक भी वोट नहीं मांगा किसी से, दूसरों के लिए वोट मांगा और सबसे हाईएस्ट वोटों से जीत करके वहाँ पर आई। ये दूरदर्शन के अंदर गेस्ट एंकर भी रही है, साथ में जन टीवी पर अक्सर जो सैटरडे को महिलाओं पर डिबेट होती है उसमें इनको बुलाया जाता है।